नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ओनरशिप से रिलेटेड है, जिसको हम स्वामित्व भी कहते हैं, यानी कि मालिकाना हक। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों देखेंगे हम कि जो डेफिनेशन है इसकी क्या है, यानी कि अगर हम ओनरशिप के लिए कोई डेफिनेशन दे सकें तो उसको हम कैसे कहेंगे। तो दोस्तों, ओनरशिप के बारे में कहा जाता है कि ये एक रिलेशनशिप है जो कि एक ह्यूमन बींग और किसी राइट में होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है, मैं उस कार का ऑनर मालिक हूँ। अब मेरे और उस कार में जो राइट है उसके बीच में रिलेशनशिप होगा, ठीक है जी। यानी कि उस कार को मैं अपने पोजेस कर सकता हूँ, अपने पास रख सकता हूँ, उस कार को एंजॉय कर सकता हूँ, यानी ड्राइव कर सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ। उस कार को डिस्पोज ऑफ, यानी कि जैसे चाहूँ उसको किसी को देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, उसको किसी को गिफ्ट करना चाहूँ गिफ्ट कर सकता हूँ, उसको उसमें कुछ बदलाव करना चाहूँ कर सकता हूँ, बेचना चाहूँ कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ उसको। ये तीन जो मेन राइट होते हैं दोस्तों, इनका जो रिलेशनशिप होता है किसी आदमी के साथ, उसे कहा जाता है ऑनरशिप। दूसरी बात दोस्तों कि ऑनरशिप जो है उसमें जो राइट होते हैं आपको, वो जनरली क्या होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं। यानी कि जो आपका राइट होगा किसी चीज़ में, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन जनरली नहीं होती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जैसे चाहें उसको यूज़ करें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कार है तो आप कार ले जाकर रोड में तिरछी खड़ी कर देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो ऑनर हूँ, मुझे तो यूज़ करने का राइट है। नहीं, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है, उस पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी चीज़ के ऑनर हैं तो आप पर भी लिमिटेशन होगी, आप पर भी रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी हो जिसके कि आप ऑनर हो, उसको इस तरीके से यूज़ करें कि दूसरों को उससे कोई असुविधा या नुकसान ना हो। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों कि हिस्टोरिकली जो पहले पोजेशन का कंसेप्ट आया है उसके बाद ओनरशिप आया है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब पहले आपके पास कोई चीज़ को पोजेस करेंगे तभी तो आप उसके ऑनर बन सकते हैं। जहाँ तक बात है दोस्तों एंशिएंट रोमन और हिंदू लॉ की, तो उन दोनों सिस्टम में जो पोजेशन और ओनरशिप का कंसेप्ट है उसको रिकग्नाइज किया गया था। हाँ, उसके तरीके जो थे उनमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि रोमन लॉ में एक कंसेप्ट था डोमिनियम का और दूसरा था पोजेसियो का। डोमिनियम यानी कि एक ऐसा राइट आपको किसी चीज़ में जो कि एब्सोल्यूट होता था, जैसे कि ओनरशिप है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है वो ओनरशिप हुआ। दूसरा था पोजेसियो का, जो कि इससे अपने वर्ड जो है इससे ही पता चलता है कि ये पोजेशन का राइट था, जो कि सिर्फ आपका फिजिकल कंट्रोल होता था किसी चीज़ को, उस चीज़ के बारे में था, तो ये पोजेशन से रिलेटेड हुआ। जहाँ तक इंग्लिश लॉ की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश लॉ में जो वर्ड ऑनर है उसका फर्स्ट यूज, जैसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश लॉ में इसका फर्स्ट यूज़ जो हुआ था वो 1340 यानी कि 1340 में हुआ था, और ऑनरशिप वर्ड का फर्स्ट यूज़ जो माना जाता है वो 1583 यानी 1583 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रिलेशन ऑफ पर्सन टू एन ऑब्जेक्ट देखते हैं कि एक आदमी के कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे उसमें पहले है दोस्तों कस्टडी का एग्जांपल दूंगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप में गए और आपने कोई चीज़ देखनी थी वहाँ, ठीक है ना, खरीदनी थी, तो खरीदने से पहले बड़ी ऑब्वियस सी बात, तो उसको देखना पड़ेगा। तो जब देखने के लिए आपने उस चीज़ को अपने हाथ में लिया तो वो क्या थी, आपकी कस्टडी। कस्टडी में आपके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होते हैं, ठीक है ना, आपने सिर्फ देखने के लिए लिया है तो वो कस्टडी है आपके पास। इसमें एनिमस भी आपके पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ओनरशिप नहीं है। दूसरा है दोस्तों डिटेंशन। तो डिटेंशन का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे कि कोई मान लीजिए सर्वेंट है, ठीक है ना, एक मास्टर है और दूसरा उसका सर्वेंट है। अब सर्वेंट के पास मास्टर की चीज़ है तो नो डाउट कि फैक्चुअल जो पोजेशन है, इनफैक्ट चीज़ तो उसके पास ही है, पर लॉ के अंडर जो पोजेशन का राइट है एक्चुअली देखा जाए तो वो मास्टर के पास। लॉ जो उसका पोजेशन का राइट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, सर्वेंट के नहीं। तो सर्वेंट के पास क्या हुआ, डिटेंशन। थर्ड है दोस्तों पोजेशन। तो पोजेशन ऑब्वियस सी बात है, जो हम पहले चैप्टर में डील कर चुके हैं कि पोजेशन क्या चीज़ है, किसी चीज़ का आपके पास होना पोजेशन है। चौथा है दोस्तों ऑनरशिप। तो ऑनरशिप जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये 4 सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें से कस्टडी, डिटेंशन, पोजेशन और ऑनरशिप अराइज होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अब ऑस्टिन की डेफिनेशन पर, कि ऑस्टिन क्या कहता था, यानी कि जॉन ऑस्टिन जो थे वो क्या कहते थे डेफिनेशन ऑफ ऑनरशिप के बारे में। इन्होंने कहा दोस्तों कि यहाँ 3 एलिमेंट होते हैं ऑनरशिप के। पहला जो था इन्होंने कहा वो है इंडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूज़र, यानी कि कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है, ठीक है ना, जिस तरीके से चाहे उसको वो यूज़ कर सकता है, एक ही प्रॉपर्टी को, वो उस पर डिपेंड है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि आप अगेंस्ट द लॉ नहीं जाएंगे,
कुछ भी इस तरीके से यूज़ ना करेंगे प्रॉपर्टी को कि उससे लॉ वायलेट होता हो, और अगर लॉ ने आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं तो आपको वो भी माननी पड़ेंगी। दूसरा इनका कहना था पावर ऑफ डिस्पोज, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ जैसे चाहें उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। आप बेच दें उसको, आप उसको किराए पे दे दें, आप उसको तोड़ दें, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, वो आपकी मर्जी। तीसरा था अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, जब तक आपके पास रहेगी तब तक आपकी ऑनरशिप उस पर रहेगी। इसमें इन्होंने कहा दोस्तों कि जो राइट ऑफ ऑनरशिप है उसमें जो कोई भी चीज़ है जो आपसे रिलेट करती है उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता, यानी जब तक चाहे आप उसको अपने पास रख सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में आप ऐसे नहीं कह सकते किसी को कि भाई हाँ मैं तुम्हें इस चीज़ का मालिक बना रहा हूँ पर 2 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए या 2 महीने के लिए, ऐसा नहीं होता है। ऑनरशिप में आपका फुल कंट्रोल होता है, जितने टाइम तक आप चाहें उसको अपने पास रख सकते हैं और जब तक वो रहती है आपके पास आप उसके ऑनर रहते हैं। ऑस्टिन की डेफिनेशन के बारे में दोस्तों कहा गया है कि ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, आज मॉडर्न जो इरा है हमारे पास, जो मॉडर्न टाइम है उसमें ज़्यादा रेलिवेंस इसकी मानी नहीं जाती। उसके बाद है दोस्तों हॉलैंड, कि हॉलैंड ने कैसे डिफाइन किया। तो हॉलैंड ने कहा कि जो ऑनरशिप है वो एक प्लेनरी कंट्रोल है ओवर द ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लेनरी का यहाँ मतलब है पूरा कंट्रोल, यानी कि किसी भी चीज़ पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल होना ही ओनरशिप है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, याद रखिएगा, पर बड़ी रेलिवेंट है। अगेन दोस्तों इन्होंने भी 3 एलिमेंट दिए राइट के। पहला इन्होंने कहा पोजेशन, दूसरा इन्होंने कहा एन्जॉयमेंट और तीसरा कहा डिस्पोजिशन। फिर वही चीज़ें, पोजेशन आपके पास होगा, एन्जॉय कर सकते हैं उसको जैसे चाहें, डिस्पोजिशन यानी कि जैसे चाहें आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सालमंड की डेफिनेशन। सालमंड का कहना था कि ओनरशिप इज़ ए रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड राइट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इनकी डेफिनेशन और एक्यूरेट है, ठीक है ना, कि भाई एक चीज़ है जिसमें कोई राइट होता है किसी आदमी को, वो राइट का रिलेशनशिप जब किसी पर्सन के साथ होता है तो उसे हम कहते हैं ऑनरशिप। दूसरी जो बात है इनकी डेफिनेशन में वो ये है कि इन्होंने इनकॉर्पोरियल, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तो इन्होंने उस पर स्ट्रेस दिया, यानी कि ऑनरशिप के उस एस्पेक्ट पर इन्होंने स्ट्रेस दिया कि ये क्या है, राइट है किसी चीज़ का जिसका रिलेशनशिप किसी आदमी से होता है। सालमंड की डेफिनेशन जो है उसको ज़्यादा रेलिवेंट माना जाता है आज के टाइम में दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों रेनर्स। एक रेनर्स जो थे वो ऑस्ट्रिया के एक जुरिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया कि भाई ये ऑनरशिप क्या चीज़ है। तो उनका कहना था कि ऑनरशिप अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से रही है। सबसे पहले उन्होंने बात की है मिडेबल पीरियड की, यानी मध्ययुगीन। उसमें उन्होंने कहा कि जो ऑनरशिप थी वो क्या थी, इट वॉज ए रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, कि आदमी और चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप जो था वो ऑनरशिप थी। दूसरा उन्होंने बात की इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन आया उस दौरान क्या था, तो उस दौरान इन्होंने कहा कि ओनरशिप जो है दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन मैन एंड कैपिटल। तीसरा उनका कहना था दोस्तों कि आज के युग में क्या है, यानी मॉडर्न टाइम में क्या है। तो मॉडर्न टाइम के बारे में इन्होंने कहा कि आज के युग में कंट्रोल ओवर द मैन फोर्स या लेबर जो है हमारे पास, ठीक है ना, जो एम्प्लॉई हैं उनको कहा जाता है कि वो हैं आपकी ऑनरशिप। नेक्स्ट है दोस्तों राइट ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप में कौन कौन से राइट एग्जिस्ट करते हैं। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, उसमें पोजेशन का राइट है, उसमें एन्जॉयमेंट का राइट है, उसमें डिस्पोज ऑफ करने का राइट है, और इन सभी राइट पर रिस्ट्रिक्शन भी लॉ के द्वारा फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जो है इंप्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑनरशिप की। ऑनरशिप को क्लासीफाई कैसे किया गया है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिसे महसूस कर सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, ये सब कॉर्पोरियल ऑनरशिप में आती है। दूसरी इनकॉर्पोरियल है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारे जो है इनकॉर्पोरियल में आते हैं। सेकंड है सोल एंड को ऑनरशिप। तो इसमें भी सीधी सीधी बात है, सोल यानी कि एक, किसी एक आदमी की ऑनरशिप होना। जहाँ तक बात है को ऑनरशिप, यानी कि बहुत सारे लोगों की मिलजुल के ऑनरशिप होना, जैसे कि हमारे पास पार्टनरशिप में होता है, ठीक है ना, या हिंदू फैमिली में होता है, जैसे कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसके 3 बेटों को बराबर पार्ट मिलेगा पार्टीशन के दौरान, तो वो सभी जो को ऑनर हुए उसमें। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। ये लॉ ऑफ ट्रस्ट है, जो शायद आपने पढ़ा भी होगा, इक्विटी ट्रस्ट का एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें दोस्तों ये बनाया गया, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ट्रस्ट बनी होती हैं कई तरह की, कई भगवान के नाम पे बनी होती हैं, कोई किसी पर्सन के नाम पर बनी होती हैं, कोई किसी ग्रुप ऑफ द पर्सन या इंस्टीट्यूट या खानदान, इस तरह से कई चीज़ों पर बनी होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो उस ट्रस्ट की देख रेख करता है उसे कहते हैं ट्रस्टी, और जिसके फेवर में या जिसके बेनिफिट के लिए वो आदमी होता है उसको कहते हैं बेनिफिशियरी। अब एक ऑनरशिप होती है ट्रस्टी के पास, जो ट्रस्टी होता है उसके पास भी ऑनरशिप होती है, लॉ कहता है कि भैया आप इस प्रॉपर्टी की देख रेख करेंगे। और एक ऑनरशिप जो एक्चुअल ऑनरशिप होती है वो किसके फेवर में होती है, बेनिफिशियरी की। हालांकि दोनों के अलग अलग एक एरिया है जहाँ पर वो ऑपरेट करते हैं।
ट्रस्टी का काम है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को देखना, उसमें से जो भी निकलता है आउटपुट वो देना बेनिफिशियरी को, और बेनिफिशियरी का काम है कि इससे जो भी निकलता है उसको एंजॉय करना। ठीक है। तो ये जो है वो लॉ ऑफ ट्रस्ट के अंडर जो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी हैं उनके बारे में है कि भाई इसके पास भी एक ओनरशिप है और एक ओनरशिप इसके पास भी है। उसके बाद है दोस्तों लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। इसमें दोस्तों पहली बात तो यह है कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इंग्लैंड में एग्जिस्ट करती है। इंग्लैंड में एक इक्विटी कोर्ट होते थे, पहले होते थे, अभी नहीं है, अब उनको मर्ज कर दिया गया है दूसरे सिस्टम में। एक होते थे कॉमन लॉ कोर्ट, यानी कि जो जजमेंट लॉ डिसाइड करते हैं, जज अपना रूल करते थे। अब दोस्तों जो इक्विटी और कॉमन लॉ कोर्ट, यानी कि अगर ओनरशिप का केस इक्विटी में आया तो इक्विटी ने उसे डिसाइड किया तो वो इक्विटेबल ओनरशिप हो जाती थी। अगर कोई केस जो कि जजमेंट या कॉमन लॉ के अंडर गया और वहाँ डिसाइड हो गया है तो वो हो जाती थी लीगल ओनरशिप। उसके बाद है दोस्तों वेस्टेड एंड कंटिजेंट ओनरशिप। वेस्टेड ओनरशिप मतलब वो ओनरशिप जो कि आपको लगता है कि अब मैं इसका ओनर बन जाऊंगा, अब वो सिक्योर्ड है। कंटिजेंट ओनरशिप होती है जो कि किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड होती है, जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर एक आदमी एक अपनी विल लिखता है और विल में कहता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो हो ए को जाएगी और ए के मरने बाद हो जाएगी बी को। अब मान लीजिए उस आदमी की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी ए को चलेगी और बी जो है उसका राइट वहाँ वेस्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि ए के बाद वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? बी को। अब बी को जाएगी तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ए मरेगा तो सही एक ना एक दिन, ठीक है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि बी उससे पहले ही मर जाए, पर अगर वो मर ही जाएगा तो फिर राइट का तो कोई सवाल ही नहीं है। पर अगर वो जिंदा रहता है तो उसको पूरे चांसेस हैं कि वो ए से प्रॉपर्टी उसको ही जाएगी, क्योंकि विल में ऐसा लिख दिया गया। अब दूसरी सिचुएशन बताता हूँ। इसमें फिर सिचुएशन लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लो कि एक आदमी था, उसने अपनी विल की डी के नाम पर, उसने कहा भी मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें जाएगी, अगर बी और सी दो जो आदमी हैं उनकी 18 साल से पहले पहले मौत हो जाती है तो मिलेगी आपको प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्वालिफाइड हो गया, यानी कि अगर ये दो आदमी 18 साल से पहले नहीं मर जाते हैं, दोनों के दोनों, तब तक ये प्रॉपर्टी इसको नहीं मिलेगी। और जैसे ही अगर ये 18 साल से पहले मर जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी। अब ये है अनसर्टेन इवेंट, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो ये है दोस्तों अनसर्टेन इवेंट, और इसे कहते हैं कि ऑनरशिप तो है बट कंटिजेंट है, जो कि डिपेंड करती है किसी फ्यूचर इवेंट पे जो कि अनसर्टेन है, होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। उसके बाद है दोस्तों एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप, ये लास्ट है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, एब्सोल्यूट ओनरशिप जब आपके पास पूरे राइट हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा कि तरह तरह के राइट हैं ओनरशिप के पास, पोजेशन, एंजॉयमेंट, डिस्पोजिंग, तो जब सारे राइट होते हैं आपके पास तो ओनरशिप हो जाती है आपकी एब्सोल्यूट। हालांकि उस पर रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद है लिमिटेड ओनरशिप, तो जहाँ पर आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, आपके पास ओनरशिप तो है पर वो क्या है, उसमें कुछ लिमिटेशन लगा दी गई, वो हो जाती है लिमिटेड। जैसे कि 1956 से पहले औरत का जो प्रॉपर्टी में राइट होता था हिंदू सोसाइटी में, वो बड़ा लिमिटेड होता था, ठीक है जी। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी और उसे कहा जाता है लिमिटेड ओनरशिप। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप को लिया कैसे जाता है, प्राप्त कैसे किया जाता है। तो इसमें मेन जो है दो हैं हमारे पास, एक तो पहला है ओरिजिनल, दूसरा है डेरिवेटिव। अब ओरिजिनल के आगे फिर 3 पार्ट हो जाते हैं। ओरिजिनल का यहाँ पर मतलब है कि जब कोई ओनरशिप आप अपने एफर्ट से जनरेट करते हैं, जो कि पीछे किसी आदमी से आपने ली नहीं। इसके आगे 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो है एब्सोल्यूट, इसके फिर फर्दर 2 पार्ट हैं, एक है ऑक्यूपेशन, दूसरा है स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों ये जो है इसमें एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ ये है जब कोई प्रीवियस ओनर नहीं है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी ली, आप जिस प्रॉपर्टी को आपने लिया अपने कब्जे में या अपने पोजीशन में, उसका पहले कोई ओनर नहीं था। ऑक्यूपेशन में भी वही है, ऑक्यूपेशन यानी जिस किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना जाके, ठीक है ना, वही इसमें वही है कि कोई प्रीवियस ओनर नहीं था, आप गए, आपने उठाए, अपने कब्जे में ले ली, अपने पोजीशन में ले ली और अब आप उसके ओनर बन गए। जहाँ तक बात है स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन का मतलब होता था कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी किसी को बिलोंग करती है, ठीक है जी, आपने दिया और उस पर कुछ अपना एक्ट किया, किसी तरह का स्किल यूज़ किया उस पर, और वो कोई नई चीज़ बना दी आपने, तो वो आपको बिलोंग कर जाती है। हालांकि मॉडर्न लॉ जो है वो इसको बिल्कुल नहीं मानता। दूसरा जो इसके सब हेडिंग है ओरिजिनल का दोस्तों, वो है एक्सटिंक्टिव। तो इसमें क्या होता है कि एक आदमी का राइट जो है ख़त्म हो जाता है और दूसरे का जनरेट हो जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर आप लंबे समय तक अगर आप मालिक हैं उसके और अपने से दूर रखते हैं, इग्नोर करते हैं, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपका राइट उस पर ख़त्म हो सकता है। और दूसरा कोई जो उस पर अगर कब्जा कर लेता है, पोजीशन में ले लेता है, तो उसका राइट वहाँ पर ओनरशिप का जनरेट हो सकता है। तीसरा
ओरिजिनल का जो सब पार्ट है वो है एक्सेसरी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए वो ज़मीन जो कि किसी दरिया के किनारे हो, अगर दरिया अपना रास्ता बदल लेता है, नदी कोई अपना रास्ता बदल लेती है, तो उसमें क्या होता है कि उस ज़मीन का एक्सटेंशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई दरिया है और इसके इधर ज़मीन है, दरिया जो है वो इधर की तरफ अपना रास्ता बदलता है, तो इस ज़मीन का मालिक जो होगा उसकी ज़मीन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है एक्सेसरी। दूसरा जो दोस्तों पार्ट है मोड्स ऑफ एक्विजिशन का, यानी कि जिससे कि आप एक्वायर कर सकते हैं ओनरशिप, वो है डेरिवेटिव। एक तो ओरिजिनल था जिसके हमने पार्ट देखे कौन कौन से पार्ट हैं, दूसरा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होना किसी चीज़ को लेना किसी से। तो इसमें क्या होता है कि जनरली बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक प्रीवियस कोई पर्सन होता है जबकि ओनर होता है इस प्रॉपर्टी का। ये जिंदा भी हो सकता है, ये डेथ के बाद जैसे कि बिल हो जाती है तो बिल के अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो उसमें दोनों केस में क्या होता है वो डेरिवेटिव होती है, ठीक है ना। अगर बाय बिल होती है तब भी ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी पहले किसी की थी, उसने बाय बिल किसी को दे दी। दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें परचेज़ हो सकती है, ख़रीदा जा सकता है किसी से, किसी को गिफ्ट की जा सकती है, या फिर अगर कोई बिल नहीं की गई है तब भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक आदमी बिना बिल किए ही मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी तो डिवाइड होगी, उसके जो लीगल एयर्स होंगे उनमें डिवाइड होगी वो। तो ये होता है डेरिवेटिव, यानी कि कोई ना कोई प्रीवियस ओनर इसमें जरूर होता है जिससे कि वो डिराइव की जाती है। तो ये है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ द ओनरशिप। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू वेरी मच।